नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पश्चिम बंगाल की लड़ाई से शुरुआत कर रहे हैं और अब इस लड़ाई के मैदान में किसान भी कूदने जा रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने रणनीति बनाई है कि वो उन तमाम राज्यों में जाएंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के कई दूसरे नेता पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत आज नंदीग्राम में महापंचायत करने जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो बंगाल की जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट न दे, क्योंकि ये एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं होने देंगे। वहाँ ये कहेंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही और इस सरकार ने लूट लिया किसानों को, ये कहेंगे। और अब तो पता है शायद ममता बनर्जी के ऊपर, नंदीग्राम के ऊपर हमला हो गया, उसका हमला हो गया। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। भाजपा का इस साल बंगाल टारगेट है भाजपा का। और क्या भाजपा का इनका किसानों का भी टारगेट है। हाँ, किसानों का भी टारगेट है। तो आप लोग क्या पूरा बंगाल में घूमेंगे? हाँ, क्या पता कहाँ जाएंगे, घूम लेंगे सब जगह। बंगाल क्या कोई अलग जगह, यहाँ क्या पासपोर्ट लगे। लोगों से और अपील करेंगे कि ऐसा वोट मत देना बीजेपी को, इसने पूरा देश लूट लिया, व्यापारियों की पार्टी, ये कहेंगे। संदेश ये है कि किसी को और को देख लिया, वोट तो हमने देख ली थी, इसको हमारा इलाज कर दिया, या अपने ही वोट देगी और अपने कंधे में बटेगी फिर। अच्छा, ये बताइए किसको वोट देने की? क्या पता, किसी को दे लिया, तो यहाँ की जनता अपने आप समझे। और हमारे साथ पश्चिम बंगाल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। सौरभ, हम जानते हैं कि यहाँ पर जब उत्तर भारत में इस तरफ जब राकेश टिकैत महापंचायत करते हैं, चाहे वो हरियाणा में हुई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुई हो, खासी भीड़ जुटती है। पश्चिम बंगाल में जब वो पहुंचे हैं, किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और आज महापंचायत जो नंदीग्राम में होने को मिल रही है, वहां से क्या खबर है? देखिए, महापंचायत के लिए राकेश टिकैत आज पहुंचे हैं नंदीग्राम और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है दूसरे जगहों से। यहाँ पे किसान के जो इश्यूज है, उसको जो इलेक्शन इश्यू है वो है कृषक सम्मान निधि को लेकर, जिसमें बीजेपी का लगातार आरोप रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की सरकार ये जो कृषक सम्मान निधि है ये किसानों तक पहुंचने नहीं दे रही है। उल्टी जवाब में ममता बनर्जी और बाकी जो तृणमूल के नेता है उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो नाम है वो सेंटर को भेज दिया है, लेकिन बीजेपी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है बंगाल को। तो ये बयानबाजी के बीच ये राकेश टिकैत की जो महापंचायत है ये नंदीग्राम में होने जा रहा है। नंदीग्राम हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है, आपको मालूम है। यहाँ से जो मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, और उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं वो है शुवेंदु अधिकारी, जो यहाँ से पहले भी एमएलए थे और यहीं से लड़ रहे हैं वो अपने हिस्से से। तो इसमें किसानों की वोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राकेश टिकैत कितनी ममता बनर्जी के लिए हेल्प कर सकती है ये देखना अभी भी बाकी है, लेकिन जरूर एक बात और है कि आज यहाँ बंगाल में यशवंत सिन्हा वो भी ममता बनर्जी की पार्टी में जुड़ गए। तो ये सारी चीजें एक ब्रॉडर बीजेपी को वोट ना दे वो कैंपेन के लिए जो इशू है, जो मुद्दा है, उसी को आगे लेकर चलने का जो प्रक्रिया है वो राकेश टिकैत के महापंचायत से यहाँ पे होगी। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर किसानों के मुद्दे अलग हैं, लेकिन देखना होगा कि राकेश टिकैत या तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से वो प्रभाव डाल पाते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ। उधर दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक के लिए अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी मौजूद रहे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, अब चुनाव काफी नजदीक आते जा रहे हैं, आज की बैठक पे क्या कुछ अहम हो रहा है और जब उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है तो किन खास बातों का ध्यान रख रही है बीजेपी? के उम्मीदवारों के ऊपर में बीजेपी के अंदर में आज सुबह से मैराथन बैठक चल रही है। पहले जो है ये बैठक राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा
उनके आवास पर ये चली है और जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो अमित शाह और कुछ ही देर में जो है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और देर रात तक जो है वो 5 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची जो है वो आज केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसके अंदर में चलेगा। अब देखना होगा कि आखिर आज रात तक या फिर कल सुबह तक जो है वो हो सकता है कि लिस्ट निकाली जाए बीजेपी के उम्मीदवारों की, क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने अपने सारे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। तो इसी की वजह से जो पश्चिम बंगाल में दूसरे और तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का दबाव जो है वो आला कमान के ऊपर में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नामों की जल्दी घोषणा की जाए ताकि वो चुनाव प्रचार में कूदें। तो अब देखना होगा कि आखिर आज या फिर कल तक कितने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, लेकिन 824 इन 5 राज्यों में करीब 824 जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी को करनी है। तो अब 2 या 3 फेज में इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी या कल ही सारे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक चल रही थी उसमें नाम जिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है उसके ऊपर में उन राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। अब बस उन नामों पर सीसी की आखिरी मुहर लगनी बाकी है। तो अब देखना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है वो प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची चल रही है, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े नेता हैं वो टीएमसी से आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो खुद के पदाधिकारी हैं जो शुरुआत से ही बीजेपी के साथ में रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक जो है वो गतिरोध देखा जा रहा है कि टीएमसी से आए जो दल बदलू नेता हैं उनको ज्यादा टिकट मिलता है या खुद बीजेपी अपने काडर पर भरोसा जताती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो प्रत्याशियों के नामों के ऊपर में खासी आज जो है वो देखा गया है कि लंबी बैठक चली है। जी बहुत शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो जरूर यहाँ पर खींचतान जो है वो होने जा रही उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही, क्योंकि ज्यादातर नेता जो है हाल ही में कुछ महीनों में टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। तो देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी नामों का उम्मीदवार करती है। और ये बाबुल सुप्रियो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी यहाँ पर नजर आए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर नजर आए। तो आज देखते हैं इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। तो जहां टीएमसी लगातार टीएमसी के नेता जो हैं वो बीजेपी में दाखिल हो रहे हैं, वहीं पर आज बीजेपी के बड़े नेता रहे यशवंत सिन्हा अब तृणमूल में आज शामिल हो गए हैं। आज कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर जाकर उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले उन्होंने ममता बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। इस मौके पर मौजूद टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी अगर बीमार नहीं होती तो वो खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद होती। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री जैसे बड़े पद संभाल चुके हैं और वो लगातार हम जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। जब से मोदी सरकार आई उनका कहना था कि पूरी तरह से जो पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसे चरमरा दिया गया और इसके बाद वो लगातार मुखर होने के बाद पार्टी से वो अलग भी हो गए। उनके बेटे जयंत सिन्हा हालांकि अभी भी बीजेपी में ही है, लेकिन देखना होगा कि यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने के बाद क्या वाकई टीएमसी को कोई फायदा होता है या नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस
बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थम्पिंग मेजॉरिटी को और थम्पिंग बनाए और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। को पावर्ड बाय गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। और उधर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुकेश अंबानी जो उद्योगपति हैं, उनके घर के बाहर जो विस्फोटक से लदी गाड़ी मिली थी, उस सिलसिले में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे सचिन वजे, उनका नाम सामने आ रहा था। वो आरोपों के घेरे में आ रहे थे और इस वक्त खबर आ रही है कि एनआईए दफ्तर में मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे से पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम भी वहां पर पहुंची है। इससे पहले ठाणे की अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मुंबई से। सुनील, और क्या जानकारी मिल रही है सचिन वजे के मामले में? देखिए, एपीआई सचिन वजे जो कि जब ये संदिग्ध स्कॉर्पियो मिली थी और उसमें जिलेटिन मिला था, तब उस सीआईओ को जांच दी गई थी। उस सीआईओ के हेड थे, यानी कि जांच अधिकारी थे। लेकिन अब जब कि राज खुला और पता चला कि जो स्कॉर्पियो के असली मालिक हैं मनसुख हिरेन, उनसे इनकी जान पहचान है, ये पहले से उनको जानते हैं और उनके घर वालों ने आरोप लगाया कि वो स्कॉर्पियो ये सचिन वजे खुद भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तब ये खुद जांच अधिकारी सचिन वजे मुसीबत में आ चुके हैं। और जब मनसुख हिरेन की मौत हुई और संदिग्ध हालात में जो मौत हुए हैं, तो वो शख्स जिसका दायरा भी है उसमें भी ये कहीं ना कहीं संदिग्ध पाए गए हैं। तो इसी वजह से जब इंटरिम बेल के लिए उन्होंने, माफ कीजिए, अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, तो थाने सेशंस कोर्ट के ने इंटरिम प्रोटेक्शन से इनकार करते हुए जो टिप्पणी की है वो बहुत ही अहम है और सख्त है। साफ तौर पर उसमें उन्होंने कहा है कि मामला चूंकि धारा 302 का बनता है और इसमें आपराधिक साजिश है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, ऐसा उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो ये मामला जो सचिन वजे जो है पूरा का पूरा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं। भले ही अभी वो आरोपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए गए हैं और एनआईए सुबह 11 बजे से उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और एटीएस जो कि हत्या मामले की जांच कर रही है, उसकी टीम भी अब यहाँ पहुंची है, तो मामला बहुत ही गंभीर बनता जा रहा है। और पूरे मामले में जो पहले जांच अधिकारी हैं इस पूरे मामले के, वो खुद इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। जी सुनील, यहाँ पर ये मामला गंभीर लगातार होता जा रहा है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, और खुद अगर कोर्ट ने कहा है कि कस्टडी में रखकर पूछताछ करने की यहाँ पर जरूरत है, तो अभी उनके पास क्या कोई और कदम उठाने की कोई गुंजाइश बची है सचिन वजे के पास कानूनी रूप से? देखिए, कानूनी रूप से उन्होंने एटीएस वाले मामले में जो कि हत्या के तहत दर्ज है, उसमें उन्होंने थाने सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसपे कि अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। रही बात एनआईए केस में, उनके पास अभी एक विकल्प है कि एनआईए केस में भी वो अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और जब यहाँ एनआईए पूछताछ कर रही है तो एटीएस की टीम की यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता है? तो एटीएस की टीम जिस तरह से यहाँ पहुंची है, तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि मामला लगभग एक है, लेकिन इसमें 2 मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं। एक हत्या का मामला अलग दर्ज कर दिया गया है और जो विस्फोटक का मामला है वो अलग है। एक केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एक राज्य की जांच एजेंसी एटीएस। तो जिस तरह से इस मामले में राजनीतिक उथल-पुथल हुई है विधानसभा में, तो कहीं जांच में भी राजनीति न आ जाए, इसका एक शक यहाँ पर पैदा हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए पहले ही इस मामले में पूछताछ कर रही है, अब एटीएस की टीम भी वहां पहुंच गई है, जिससे अचानक से सनसनी जो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुर्खियां ये बटोर रहा है मामला। और अब मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे जो हैं वो इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। यात्रा की तारीख घोषित कर दी गई है। इस साल 28 जून से 22 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा और श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 56 दिनों तक चलने वाली है। श्रद्धालुओं के लिए 14 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार अमरनाथ यात्रा होने जा रही है, क्योंकि साल 2020 में कोरोना महामारी आ गई थी, जिसके चलते यात्रा को रद्द करना पड़ा था। तो इस बार सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए चुनौती एक तरह से कहा जाए कि बड़ी होने वाली है, दोगुनी होने वाली है। एक तरफ तो यात्रियों को सुरक्षा देना, क्योंकि वो काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है, यात्रियों की सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहता है वो, और दूसरा कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियातों के साथ यात्रा और यात्रियों की व्यवस्था करना।
हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा। नीता, किस तरह की तैयारियां इस बार होने जा रही है 28 जून से अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो रही है? जी, जो पहली मीटिंग है वो आज हुई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि 28 जून से जो ये है बैठक की जाए, ये जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। अगर आपको याद हो, पिछले साल भी कई ऐसी बैठकें हुई थी जिसमें पहले डिसीजन लिया गया था कि हाँ ये यात्रा होगी, लेकिन फिर नहीं हुई थी और तब मंदिर भी जो है वो ज्यादातर बंद थे। लेकिन अब जैसा कि ज्यादातर जो अनलॉक का जो प्रोसेस है वो होम मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है, जम्मू कश्मीर में भी स्कूल्स खुल चुके हैं और ज्यादातर जो अनलॉक का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ऐसे में ये डिसीजन लिया गया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो करवाई जाएगी। जहां तक तैयारियों की बात है, सेंटर अपनी तरफ से पूरी फोर्सेस जो है वो लगाता है, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करती है और साथ में इंतजाम करती है। एक्स्ट्रा जो है वो बल दिए जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि फैसला लिया गया है कि इस बार, अगर आपको याद हो, 2019 में भी जो यात्रा है वो कट शॉर्ट कर दी गई थी क्योंकि धारा 370 यहाँ से हटाई गई थी, फिर 2020 में नहीं हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि 2 साल बाद इस बार अब ये यात्रा शुरू करने की जो एक फैसला है वो लिया है प्रशासन ने, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो 28 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है जो 22 अगस्त तक चलेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर नवंबर में शुरू हुए किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। पहले कड़ाके की ठंड झेली, ठंड में हुई बारिश भी झेली और अब धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है। इसलिए किसानों ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी से बचने के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं। जो पक्के घर नहीं बना सकते वो पराली और बांस जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। तो अब हाईवे पर 4 महीने से जिंदगी काट रहे किसानों के घर भी नजर आने वाले हैं। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए ये बांस का घर बनकर तैयार है। चीन से आए कारीगर ने इसे 5 दिन में तैयार किया है। घर की छत पराली से बनाई गई है ताकि सूरज की गर्मी से बचाव हो सके। अंदर 2 कूलर और 2 पंखे लगे हैं। 12 फीट चौड़े और 25 फीट लंबे इस घर में 15 से 16 किसान आसानी से सो सकते हैं। गर्मी और आंधी को देखते हुए ये तैयारी की गई है। इस घर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी बैठे हम क्या करेंगे। अच्छा, गर्मी करके हैं? गर्मी करके। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा जी। अच्छा, रहना तो है ही। कि ये जो छत बनी है, हाँ जी, ये किससे बनाई आप लोगों ने? ये पहले पराली डाली है, फिर ऊपर तरपाल लगा दी। अच्छा, हाँ जी। अब ये कृषि भवन देख लीजिए। पानीपत से आए बुजुर्ग किसान ज्ञान सिंह ने गर्मी को देखते हुए इसे तैयार किया है। वो अपने पूरे परिवार के साथ 2.5 महीने से सिंघू बॉर्डर पर हैं। घास फूस और पराली से बने इस घर में जरूरत का पूरा सामान है। ज्ञान सिंह कहते हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो बच्चों के साथ यहीं डटे रहेंगे। यहाँ जी हमारी सरकार नहीं सुन रही जी। हम का यहाँ रोड पे तो बैठेंगे नहीं जी, बिल्कुल कलर में। तो हमने तो अपने लिए बना जी, धूप होगी जी, यहाँ बैठना भी पड़ेगा। पहले सर्दी थी, अब गर्मी आ गई। अच्छा, इसका तो सारा लेना पड़ेगा जी हमने भी। लेकिन डटे रहना यहाँ पर? हाँ जी, डटे रहेंगे जी, हम जाते नहीं जी अब। अच्छा, या तो हम लेकर जाएंगे या कुछ करके जाएंगे। अच्छा, हाँ, एक चीज जाएगी जी, या तो हमारी जान जाएगी या कानून सरकार वापस ले लेगी। ऐसे ही किसानों की जो ट्रॉलियां खड़ी हैं उनमें पराली की छतें बनाई जा रही हैं जिससे तेज धूप का असर कम हो। ट्रॉली में कूलर और मच्छरदानी का भी इंतजाम है। साथ में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी मंगा लिया गया है। ये सड़कड़ा है, इसको झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये डालने से ये ठंडा रहता है गर्मियों में। अच्छा, इसमें गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, हाँ, आराम से इसमें बारिश भी नहीं लगेगी। इसके ऊपर डाल देंगे प्लास्टिक का तो बारिश भी नहीं लगेगी कुछ भी। और क्या तैयारी गर्मी से बचने की? गर्मी के बचने कूलर फ्रिज लाए हैं, कूलर खड़ा है, ये फ्रिज लाए हैं, तो इससे काम चलेगा हमारा। मच्छरदानी भी लगा लिया? मच्छरदानी लाई है, देखो टेंट लगा हुआ है बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी लगा ली? मच्छरदानी भी लगा लिया। हाँ, तो तैयारी पूरी है आपकी? तैयारी फुल है। ठीकरी बॉर्डर की तरह सिंघू बॉर्डर पर भी पंजाब के होशियारपुर के एक किसान ने गर्मी से बचने के लिए हाईवे पर ही पक्का मकान बनाना शुरू किया, लेकिन छत पड़ती उससे पहले ही
सोनीपत पुलिस ने काम रुकवा दिया। कल पुलिस आई थी जी, उन्होंने काम रोक दिया जी। सिंघू बॉर्डर पर यूं तो पहले के मुकाबले किसान काफी कम हैं। खेती का वक्त है, इसलिए किसान अपनी अपनी बारी के हिसाब से आते हैं, लेकिन उनके ये नए घर बताते हैं कि वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। मौसम बदल रहे हैं, लेकिन किसानों के इरादे नहीं। मौसम के बदलाव को देखते हुए किसानों की ये तैयारी बताती है कि उनके इरादे मजबूत हैं। वो मजबूत इरादों के साथ यहाँ रुके थे और रुके रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार का रुख करते हैं, जहां पर विधानसभा में जंग कर हंगामा हुआ है। बचाव के लिए मार्शल तक को आना पड़ा। विपक्ष राज्य के मंत्री रामसूरत राय से जवाब मांग रहे थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारी मात्रा में शराब उस स्कूल से मिली है जो मंत्री के भाई का है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है इस मुद्दे पर। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मंत्री के खिलाफ सबूत होने के बावजूद भी सबूत को रखने नहीं दिया गया। इसलिए हमने महामहिम से मुलाकात की है और ऐसी जो निकम्मी सरकार है, जो संविधान पे खतरा है, उसको बर्खास्तगी की मांग की है। हमने जानकारी भी दी है जो मंत्री जिसके परिसर में शराब और शराब का जो बिजनेस कर रहे थे, जो सबूत है, इसका भी हमने जिक्र किया। उधर मंत्री रामसूरत राय जिन पर आरोप लग रहा है, उनका कहना है कि अगर उनके भाई पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दी जाए, लेकिन उन पर हमला क्यों किया जा रहा है? भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है? मैं भाई से अलग हूं। भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके पिताजी सजायाफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी है, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है, क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? तो हमारे देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। आज 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं 2021 के 24,882 और इधर टीकाकरण जो है वो भी तेजी से चल रहा है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान जो है उसमें तेजी लगातार लाई जा रही है। वैक्सीन लेने का पैमाना पूरा करने वाले लोग बड़ी संख्या में अब आगे आ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए इंटरनेट के जरिए रजिस्ट्रेशन करना मुश्किल साबित हो रहा है। राजस्थान सरकार ने ऐसे लोगों के लिए नया उपाय निकाल लिया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में खानपुर के झुग्गी झोपड़ी बस्ते के सब्जी बेचने वाले 61 साल के राजू अपना मोबाइल दिखाकर बताते हैं कि इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं नजर आ रही है। उन्हें कोविड का वैक्सीन लेना है, लेकिन इंटरनेट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। कुछ भी नहीं पता हमें तो, क्या कोई आएगा बताएगा कि कैसे करना है, कहाँ लगाना है, जब तो लगवाएंगे ना। जी। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ करते हैं फोन, ये वाला है हमारे पास। अच्छा, छोटा वाला। तो इसमें इंटरनेट की सुविधा तो नहीं कोई जानते ही नहीं। इंटरनेट खाली आता है तो सुन लेते हैं, किसी को मिला के कर लेते हैं। हमें तो हमारी ये डिस्पेंसरी का पता है कि यहाँ डिस्पेंसरी में जब जाएंगे पूछने के लिए कि कब लगेगा जी, कब नहीं लगेगा। लेकिन इच्छुक है आप लगवाना? हाँ लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। राजू की तरह ही 74 साल के आरपी यादव और 70 साल की उनकी पत्नी इस बात का इंतजार कर रही हैं कि सरकार इसके लिए कोई सरल रास्ता निकालेगी। कोविड के बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। कैसे उसको ऐप देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे कुछ करना है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमें ऐप के नहीं पता ऐप क्या है, किसी को भी नहीं पता मतलब कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ऐप डाउनलोड होता। कोई एक आध का जानता हो तो बात अलग है, बट ऑलमोस्ट सबको पता ही नहीं किसी को भी। एक तबका ऐसा है कि जिनको बिल्कुल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो तबका बिल्कुल छूट जा रहा है, और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं,
वो जरूर कहीं ना कहीं लगवा लेते हैं जाकर के। लगवाना चाहते, लेकिन ये है कि बीमारी है मुझे बहुत। हाँ, क्या शुगर है, 20 साल से ज्यादा हो गया, बीपी हाई रहता है, आंखों की परेशानी है। बस समस्या यही कि जो हमें पता नहीं इसके बारे में, कोई आया नहीं तो कैसे कहाँ जाए, कहाँ पे लगवाएं, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। राजस्थान के अस्पतालों ने एक आसान रास्ता निकाला है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने का। इसका फायदा जयपुर में कई लोगों को मिला है। मैं पिछले हफ्ते भर से ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो मैं आज इधर आया। यहाँ जैसे ही मैंने देखा पीछे अपने ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन मैंने करवा के, और इन्होंने ऑफलाइन में इन्होंने हाथों से रजिस्ट्रेशन कर दिया। जो यहाँ मोबाइल लेके इनके स्टाफ बैठा था, उन्होंने हाथों से रजिस्ट्रेशन करके और बोला अभी आप माता जी को ले आओ और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और ये आप देखो कि अभी लगभग 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हो गया और अपने वैक्सीन भी लग गई माँ को। राजस्थान के अस्पतालों सहित इन सभी सरकारी हेल्थ सेंटर्स में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नतीजन राजस्थान में हर रोज रिकॉर्ड 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन मिल पा रहा है। अब तक राजस्थान में 25.3 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं। इस मामले में देश में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। सुबह से सर अपने 200 के लगभग रजिस्ट्रेशन कर दिया है अभी तक। उसमें से जैसे करीब जैसे कोई ऑनलाइन करा के आ रहा है अपने पास, तो अभी जैसे कोई का शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है उनमें, तो वो अपने पास यहाँ पे आते हैं तो उसकी आईडी में दिक्कत आती चलती है, तो अपने को दूसरी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सर्वर भी कई बार बंद हो जाता है चलते चलते, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम लग पा रहा है अपने को। सरकारी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आशा वर्कर्स की मदद और जागरूकता अभियान से रजिस्ट्रेशन में लोगों को फायदा मिल रहा है। Our country is very big, so we do have over 700 districts. हमारा देश बेहद बड़ा है और यहाँ शहर और गांव के लोगों के बीच तकनीकी रूप से भी बड़ा अंतर है। हमें स्लम एरिया पर फोकस करना होगा। हम घर घर जाकर लोगों को इम्यूनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स टेक सेवी हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। कई तरह से एक साथ कोशिश करनी होगी ताकि आखिरी शख्स को भी मदद मिल सके। जहां देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, वहीं समाज के सबसे निचले तबके को सरकार के साथ की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बराबर मौका दिया जा सके। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह और कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज अहम बैठक हो रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और आप देख रहे हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अगवानी कर रहे हैं यहां पर, और आज एक अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा होनी है, इसके साथ ही चुनाव पर भी चर्चा होने जा रही है कि बीजेपी की रणनीति आगे क्या कुछ रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए और उसके बाद अब माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नामों को लेकर काफ़ी अहम फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं और एक फाइनल लिस्ट एक तरह से तैयार आज हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी ने यह ऐलान नहीं किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये बीजेपी की पुरानी रणनीति भी रही है कि वो अमूमन मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही चुनाव में उतरते हैं और उनका ये एक्सपेरिमेंट चला भी है, उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल में खासकर जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, ये अहम होगा देखना कि अब जब टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है तो बीजेपी क्या कुछ फैसला लेने जा रही है उम्मीदवारों को लेकर।